नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डिजाइनिंग फॉर रेजिलियंस, यानी फेलियर के लिए पहले से तैयार रहना। अब आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। देखो, बिजनेस में असल सवाल यह नहीं है कि डाउन टाइम होगा या नहीं, डाउन टाइम तो होगा ही होगा। असली सवाल यह है कि जब यह होगा तब हम क्या करेंगे, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि डाउन टाइम आप मान के चलो आएगा ही। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर देखो, $260,000। पता ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 1 घंटे के अनप्लान्ड डाउन टाइम का एवरेज कॉस्ट है। 1 घंटा! सोच सकते हो, ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि अगर तैयारी नहीं की तो कंपनी को कितना बड़ा झटका लग सकता है, और इसका असर सीधा आपके जॉब पर भी पड़ सकता है। ध्यान दे रहे हो ना? ओके, तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। हर डाउन टाइम बुरा नहीं होता, ठीक है? बेसिकली 2 तरह के डाउन टाइम होते हैं, एक है प्लान्ड, दूसरा अनप्लान्ड। प्लान डाउन टाइम को ऐसे समझो जैसे आप अपनी गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराते हो। ये जरूरी है, कंट्रोल में होता है, ताकि आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। सिंपल है ना? लेकिन अनप्लान्ड डाउन टाइम वो ऐसा है जैसे आप हाईवे पे फुल स्पीड में जा रहे हो और अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। एकदम क्राइसिस, अनएक्सपेक्टेड, महंगा और सब कुछ डिसरप्ट कर देने वाला। समझ आया दोनों में डिफरेंस? तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन 1 पर, द क्लाउड्स इनकन्वीनियंट ट्रूथ। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। क्या आपको भी लगता है कि अगर डेटा क्लाउड पे है तो सारी टेंशन क्लाउड प्रोवाइडर की है? चलो इसी इनकन्वीनियंट ट्रूथ को आज आसान बनाते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यार मेरा सारा डेटा तो क्लाउड पर है, डाउन टाइम हो भी गया तो मुझे क्या टेंशन, ये तो प्रोवाइडर की प्रॉब्लम है, वो ही देखेगा, राइट? ऐसे ही सोचते हो ना? यकीन मानो 90% लोग यही सोचते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर ही सब कुछ A to Z संभाल लेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, असली कहानी कुछ और ही है। और यहीं पे एंट्री होती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल की। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या बताओगे? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो साफ साफ बताता है कि जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, यानी क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, और आपकी यानी कस्टमर की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी इन द क्लाउड, यानी क्लाउड के अंदर आपके डेटा और एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर हुआ? चलो इसको और सिंपल करते हैं। यहां स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड में है क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी, जैसे 99.9% अपटाइम देना, हार्डवेयर और नेटवर्क का मेंटेनेंस करना, ये सब उनका काम है। लेकिन राइट साइड देखो, आपका डेटा, उसके बैकअप्स, किस यूजर को क्या एक्सेस देना है, ह्यूमन एरर को रोकना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है। मतलब अगर कल को आपके किसी एम्प्लॉय ने गलती से या गुस्से में सारा डेटा डिलीट कर दिया तो आप प्रोवाइडर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपकी प्रॉब्लम है। शॉकिंग है ना? इसको नोट की। तो अब जब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तो चलिए सेक्शन 2 में देखते हैं कि हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। सेक्शन का नाम है अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिपेयर्डनेस। यहां हम समझेंगे कि डिजास्टर रिकवरी के लिए क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। डिजास्टर रिकवरी के लिए आमतौर पर 3 तरह के बैकअप साइट्स होती हैं, कोल्ड, वार्म और हॉट। थोड़ा ध्यान देना, कोल्ड साइट सबसे सस्ती है। यहां सिर्फ बेसिक जगह, पावर, कूलिंग होती हैं, इक्विपमेंट नहीं होता, तो रिकवरी में दिन या हफ्ते लग जाते हैं। फिर आती है वार्म साइट, जो थोड़ी बेहतर है। यहां कुछ हार्डवेयर पहले से इंस्टॉल होता है, रिकवरी कुछ घंटों से 1 दिन में हो सकती है। और आखिर में आती है हॉट साइट। ये आपके मेन सिस्टम की A to Z कॉपी होती है, रियल टाइम में डेटा सिंक होता रहता है, रिकवरी मिनट्स में हो जाती है, लेकिन ये सबसे महंगी भी है। तो इसका पर्पस समझ आया? जितना ज्यादा पैसा उतनी जल्दी रिकवरी। हर बिजनेस को डिसाइड करना पड़ता है कि उनके लिए स्पीड ज्यादा जरूरी है या पैसा। अभी तक हमने जो भी बात की वो थी रिकवरी की, मतलब प्रॉब्लम हो गई, अब उसे ठीक करो। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन अब सेक्शन 3 में हम माइंडसेट बदलेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोएक्टिव डिजाइन की। सेक्शन का नाम है द न्यू रेजिलियंस प्लेबुक। यहां हम प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करेंगे, हम पहले से ही ऐसी डिजाइनिंग करेंगे कि सिस्टम फेलियर को झेल सकें। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके,
स्क्रीन पे इस डायग्राम को देखो। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन है। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, प्री मर्ज यानी कोड को फाइनल मास्टर ब्रांच में डालने से पहले, और पोस्ट मर्ज यानी फाइनल कोड में डालने के बाद। अब फोकस यहां रखो क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि फेलियर किस स्टेज पर हो रहा है। अब एक मजेदार चीज सुनो, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुड फेलियर्स भी होते हैं। गुड फेलियर्स वो हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस में जल्दी पकड़ लिए जाते हैं, यानी प्री मर्ज स्टेज में, और बैड फेलियर्स वो हैं जो बाद में पोस्ट मर्ज स्टेज में सामने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फेलियर गुड कैसे हो सकता है ना? सिंपल है, जो गलती पहले पकड़ी गई उसको ठीक करना सस्ता और आसान होता है, रिस्क भी कम होता है। ये अप्रोच फेलियर को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखती है जिससे हम सीख सकते हैं। क्या अभी तक सब क्लियर है? तो इसी नई सोच का नतीजा है द रेजिलियंस साइकिल। स्क्रीन पे देखो, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जिसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। आप साथ में नोट कर रहे हो? पहला है प्रिवेंशन यानी रोकथाम, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना, यूजर्स को ट्रेन करना ताकि रिस्क कम हो। दूसरा है एंटिसिपेशन यानी अनुमान लगाना, सिस्टम्स को मॉनिटर करते रहना और पहले से ही रन बुक्स यानी एक्शन प्लान्स बनाकर रखना कि अगर प्रॉब्लम आई तो क्या करना है। और तीसरा है मिटिगेशन यानी असर कम करना, सॉलिड बैकअप्स और फास्ट रिस्पॉन्स प्लान्स के जरिए इंसिडेंट के नुकसान को कम से कम करना। प्रिवेंशन, एंटिसिपेशन, मिटिगेशन, याद रहेगा? ओके, अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, सेक्शन 4। हमने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज की बात कर ली, प्रिवेंशन, बैकअप, प्रोएक्टिव डिजाइन, लेकिन इन सब बातों को लिखा पढ़ी में कैसे लाएं? अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करें कि कौन क्या करेगा? चलो देखते हैं। इसका जवाब है एक डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं SLA यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? अगर रिजल्ट चाहिए तो इसको समझो। ये बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। सर्विस की क्वालिटी कैसी होगी, सिस्टम कितना अवेलेबल रहेगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ये एक बहुत पावरफुल टूल है वेंडर्स और अपनी इंटरनल टीम्स दोनों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। तो एक अच्छे SLA में क्या क्या होता है, ध्यान से देखो। अप टाइम गारंटीज जैसे 99.9%। अगर कोई इशू आए तो कितनी देर में रिस्पॉन्स मिलेगा और कितनी देर में सॉल्व होगा। मॉनिटरिंग कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रोवाइडर अपने वादे पूरे नहीं करता तो उस पर क्या पेनल्टीज लगेंगी। इन चीजों के बिना एक SLA सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तो SLA ब्रीच का क्या मतलब है? सिंपल, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखे वादे जैसे रिस्पॉन्स टाइम, रेजोल्यूशन टाइम या अप टाइम पूरे नहीं होते तो उसे कहते हैं SLA ब्रीच। मतलब सर्विस प्रोवाइडर अपने ही बनाए स्टैंडर्ड्स को मीट करने में फेल हो गया है। पर सवाल यह है कि आखिर ये SLA ब्रीच होते क्यों हैं? इसके पीछे 3 बड़े गैप्स हो सकते हैं। पहला, पीपल गैप्स यानी टीम में सही स्किल्स वाले लोग नहीं हैं या लोग ही कम हैं। दूसरा, प्रोसेस गैप्स यानी पॉलिसीज ही ऐसी हैं जो अजीब हैं या पूरी नहीं हो सकती। और तीसरा, टेक्नोलॉजी गैप्स यानी जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो या तो गलत कॉन्फ़िगर हैं या आपस में ठीक से बात नहीं करते, और अक्सर इनमें से कोई एक नहीं बल्कि तीनों मिलकर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज हमने काफी कुछ सीखा है ना? अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछो, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फेलियर से रिकवर करने के लिए बनी है या फेलियर को एक्सपेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि रिकवरी तो एक रिएक्शन है प्रॉब्लम होने के बाद, लेकिन रेजिलियंस एक स्ट्रैटेजी है। और यही माइंडसेट का फर्क आपके करियर और आपकी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।